मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज MA उत्तरार्ध के जो हिंदी गद्य के नाम से जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में नाटक और निबंध और आलोचना लगी हुई है। इसके अंतर्गत नाटक के पार्ट पे मैं आज बात करूँगा और ये जो नाटक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक है। दरअसल भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेखन है वह हमारे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 ईस्वी और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी, इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच में पड़ता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो ये सारा घटनाक्रम घटित होता है, इस सारे घटनाक्रम से परिचित हैं। वो किस तरह से 1857 का हमारा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भले ही विफल रहा हो, हम अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों को नहीं काट सके, भले ही असफल हो गए, पर अपनी असफलता में भी वह हमें बहुत सारे ऐसे प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा के बिंदु छोड़ गया। हमें अपने को मूल्यांकन करके और एक नई दिशा पकड़ के आज़ादी हमें जो लेनी है, या 1885 के बाद कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई, वो बहुत सारे बीज उसमें वो अपने पीछे छोड़ गया और वो आगे अंकुरित और फलीभूत होते हैं और अंततः 1947 ईस्वी में 1947 में आज़ादी प्राप्त करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग के उस समय के जो तत्कालीन राजनीति और समाज है उसको बारीकी के साथ देख रहे थे। उन सब का प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जो द्वार है, आधुनिकता का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिकता का द्वार उन्होंने खोला हिंदी साहित्य के लिए। तो वो एक बड़ा काम है। उन्होंने साहित्य को मनुष्य की चिंता, देशोद्धार और हमारे समाज के यथार्थ से जोड़कर और अपनी जो समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं या फिर राजनीति की जो समस्या है, उन समस्याओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। अंधेर नगरी एक सामान्य सी लोकोक्ति को लेकर, बहुत कोई कथानक बड़े गंभीर किस्म का न होकर एक लोकोक्ति को लेकर इस नाटक की जो रचना हुई, वह अपने संदर्भों में, सामयिक संदर्भों में और राजनीति और नौकरशाही को किस तरह केंद्र में लेता है और उस लोकोक्ति के माध्यम से भारतेंदु एक प्रहसन के माध्यम से हंसी में अपनी बात को किस तरह से, उस यथार्थ को, जो गहरा यथार्थ है, उस बात को किस तरह से प्रतीकात्मक ढंग से लेकर और प्रस्तुत करते हैं, ये उनकी लेखनी का कमाल है। दरअसल भारत दुर्दशा जैसा नाटक 1876 ईस्वी में आता है और अंधेर नगरी 1881 ईस्वी की रचना है। तो इस समय संदर्भों का समाज और राजनीति यहाँ पूरी तरह उपस्थित हुई है। तो जो पहला बिंदु है नाटक का, मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि मैं सबसे पहले इसके यथार्थ पर बात करता हूँ और इसके यथार्थ के परिप्रेक्ष्य पर बात करने के बाद आगे इसके प्रहसन आदि के रूप पर बात करेंगे। अंधेर नगरी के जो यथार्थ व्यक्त हुआ है उसको आप गंभीरता से लें और ये नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और मैं इतनी छोटी सी भूमिका के बाद सीधा नाटक के उस यथार्थ पर आता हूँ जो अंधेर नगरी में व्यक्त हुआ है। अंधेर नगरी में कोई बहुत बड़ा या गंभीर कथानक नहीं है, जो भी वह एक दृष्टांत की तरह सामने आया है, जो है भी एक दृष्टांत की तरह सामने आया है।
तो एक लोकोक्ति के माध्यम से नाटक को प्रारंभ करते हैं और एक किस तरह से लोभ लालच का जो दृष्टांत है कि लोभ लालच में फंसकर नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो दुर्गति होती है, इस रूप में हंसी हंसी खेल खेल में ये नाटक की बात वो करते हैं। एक महंत हैं जो अपने दो शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को लोभी वृत्ति से बचे रहने का उपदेश देकर सुंदर नगर में भेजता है। वो घूमते हुए देशाटन करते हुए और महंत और उनके दोनों शिष्य चल रहे हैं, घूमते हुए देशाटन करते हुए किसी नगरी के पास पहुंच गए। तो अमूमन संतों का ये हुआ करता था मध्यकाल में कि नगर या गांव के बाहर ही किसी पेड़ के नीचे घनी छाया में या कहीं कोई कुटिया वगैरह मिल जाए तो वहाँ पे अपना आश्रम बनाते थे और सामान्यतः भिक्षाटन करके अपने सुबह और शाम के जो भोजन की व्यवस्था है वो किया करते थे। तो वहाँ सुंदर नगर में उनको दोनों को भेज देता है। गोवर्धन शहर के रंग ढंग से बहुत प्रभावित होता है। गोवर्धन दास है जो वो थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का है। नारायण दास बिल्कुल ही गुरु का इसमें अपना भक्त चेहरा दिखाया गया है, जैसा वो कहते हैं वैसे ही उनके कदमों पर चलता है। वह उसी नगर में रहना चाहता है लेकिन महंत उसे सावधान करते हैं। महंत सावधान यूँ करते हैं कि यहाँ तो सब चीज़ सब वस्तुएं हर चीज़ एक ही दृष्टि से एक ही उनके मूल्य है, एक ही कीमत है, चाहे बुरी है चाहे भली है। तो महंत को लगा कि नगरी तो बहुत खतरनाक है, वो इनको सावधान करते हैं लेकिन गोवर्धन दास नहीं मानता। गोवर्धन दास उस नगर में रह जाता है कि इससे सुंदर जगह कौन सी हो सकती है जहाँ सभी चीज़ टके से है, आराम से मिठाई खाओ, रसमलाई पियो और रबड़ी पियो। टके सेर में लो सब टके सेरी घास फूस है, टके सेरी रबड़ी। और उनका शिष्य नारायण दास अपने गुरु महंत के साथ वहाँ नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। गोवर्धन दास उसी नगरी में रुक जाता है। जाते जाते महंत एक बात अवश्य कह जाते हैं कि गोवर्धन दास अगर तू कभी फंस जाए यहाँ या बुरी तरह से घिर जाए तू यहाँ तो मुझे याद जरूर करना, मैं उपस्थित हूँगा। तो वो ध्यान करने पर और महापुरुष इधर से उधर समस्याओं को पहचान जाते थे, चले जाते थे। पुराणों की बहुत सारी कथाओं में इस तरह की बातें हैं बहुत सारी। तो गोवर्धन दास उस बाजार के आकर्षण में आनंद विभोर हो जाता है। जहाँ हर चीज़ टके सेर बिकती है वह उसी नगरी में या उस नगर में रहने लगता है और मिठाई व दूसरी चीज़ों का भरपूर उपयोग करता है। थोड़ा सा भिक्षाटन किया और भिक्षाटन करने के बाद तुरंत बाजार पहुँचे और अच्छी अच्छी चीज़ें, वो तो टके सेर है, वहाँ तो सब टके सेर में उपयोग करता रहता है। गोवर्धन दास वहाँ रह रहा था। उस दौरान नाटककार एक राज दरबार के मुकदमे की एक जो कार्यवाही है उसको नाटक में प्रस्तुत करते हैं। वहाँ के राज दरबार में एक मुकदमा आता है। मुकदमे का विस्तृत वर्णन उस राज्य व्यवस्था की न्याय प्रक्रिया का असली चेहरा हमारे सामने ला देता है कि किस तरह से कितनी लंबी न्याय प्रक्रिया वहाँ चलती है और उस न्याय में कुछ नहीं, सब वो समान है। बहुत छोटे से अपराध को भी बहुत बड़ी सज़ा दे दी जा सकती है, निरपराध को सजा दी जा सकती है और अपराधी को, दोषी को छोड़ा भी जा सकता है। दीवार गिरने से एक बकरी की मौत का मुकदमा गोवर्धन दास को फांसी देने के फैसले पर खत्म होता है।
यानी कोई दीवार गिरी और उसके नीचे एक बकरी दब गई, और लास्ट में वह केस कितनी पेचीदगी से चलता 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 लास्ट में गोवर्धन दास को फांसी देने का फैसला हो गया, हुक्म हो गया, और वहाँ पर वो खत्म होता है। गोवर्धन दास का बकरी की मौत से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। क्या लेना देना गोवर्धन दास का दीवाल से, क्या लेना देना बकरी से। लेकिन जिस व्यक्ति को उस बकरी वाले केस में फांसी दी जानी है, उसका गला फांसी के फंदे के नाप का नहीं है, और न्याय की मांग है कि अपराध की सज़ा तो दी ही जानी चाहिए। इसलिए खा कर मुठियाया हुआ गोवर्धन दास पकड़ लिया जाता है। अपने को निरपराध पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को अपने गुरु की याद आती है, उनका स्मरण करता है। महंत वहाँ पहुँचते हैं जहाँ गोवर्धन दास को फांसी चढ़ाई जानी है। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं कि फांसी पर वह चढ़ेगा। गोवर्धन दास और महंत दोनों लड़ रहे हैं आपस में फांसी के तख्ते पर कि फांसी में चढ़ूँगा, फांसी में चढ़ूँगा। दरअसल ये महंत जी की रचाई हुई एक बहुत बड़ी चाल थी। तब राजा उनके झगड़े को समझ नहीं पाता है और जानना चाहता है कि वे क्यों लड़ रहे हैं। तब महंत बताता है इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। इस बात पर सभी फांसी चढ़ने के लिए उतावले होने लगते हैं, लेकिन वैकुंठ जाने के लालच में राजा स्वयं को फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश देता है। अंधेर नगरी के इस अतिरंजित या अयथार्थ लगने वाले कथानक में मौजूद व्यंग्य को दर्शक शीघ्र ही पहचानने लगते हैं। अंधेर नगरी की संपूर्ण कथा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में अंधेर नगरी का चित्रण है, दूसरे भाग में मुकदमे की कार्यवाही, और तीसरे भाग में गोवर्धन को फांसी चढ़ाए जाने का दृश्य। अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ को समझने के लिए हमें इन तीनों पर विचार करना होगा, क्योंकि इसी प्रक्रिया में हम अंधेर नगरी की अंधी व्यवस्था का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। अंधेर नगरी समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है, और उन समसामयिक संदर्भों में वह जितना प्रासंगिक था उतना ही प्रासंगिक आज भी है, क्योंकि नौकरशाही का जो रूप है, जो न्याय आदि की व्यवस्थाएं हैं, वह इतनी पेचीदी और ध्रुव और लंबी चौड़ी हैं, इतनी पेचीदा हैं कि आम आदमी वहाँ फंसकर न्याय आदि की ज़्यादा वो आज के संदर्भ में भी नहीं कर पाता उम्मीद। इस तरह यह नाटक आज के जीवन संदर्भों में बहुत ही जीवंत है और बिल्कुल कह सकते हैं प्रासंगिक है। कुछ रचनाएं अपनी प्रासंगिकता हमेशा सिद्ध करती रहती हैं। बदले परिवेश और बदली परिस्थितियों में उनके नए नए अर्थ उद्घाटित होते रहते हैं। तो आज की बदली हुई परिस्थितियों में भी यह नाटक अपने कई अर्थ छोड़ता है। इस नाटक का अर्थ न तो एक देश और एक काल तक सीमित है। इस नाटक में निहित राजनीतिक व्यंग जितना अंग्रेजों के शासनाधीन भारत के लिए सच था, उतना ही आज के स्वतंत्र भारत के लिए भी वो सच है। भारतेंदु ने एक ऐसे राजा की कहानी कही है जिस राज्य में प्रत्येक वस्तु का मूल्य समान था, जहाँ सोना और मिट्टी की कीमत एक थी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जहाँ सोना मिट्टी के भाव बिकता हो, अर्थात दोनों का एक भाव हो, वहाँ के लोगों को दरिद्रता और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन
टके शेर भाजी टके शेर खाजा जनता के हित का सूचक नहीं था, बल्कि राज्य की अविवेकपूर्ण कुव्यवस्था का सूचक था। अंधेर नगरी का चौपट राजा अविवेकपूर्ण राज सत्ता का प्रतीक है और वो राजा अविवेकपूर्ण राज्य सत्ता के संदर्भ में अगर हम देखें तो पूरे मुकदमे आदि की कार्रवाई में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उसमें जरा सी भी बुद्धि है। उसको चलाने वाले कोई और ही, और उन चलाने वाले औरों का नाम भी नौकरशाही है, जो आज भी आम जनता के लिए उसी तरह से पेश आती है। जिसे नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाती है, अर्थात वो राजा बिल्कुल अविवेकपूर्ण है, वो अविवेकपूर्ण है और उसे चलाने वाली है वो है उसकी नौकरशाही। भीतर स्वाहा बाहर सादे, देखिए एक उदाहरण उसमें कविता के रूप में आया है। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करे अमले और प्यादे। भीतर स्वाहा बाहर सादे, है ना, बाहर से सादे भीतर से सब कुछ स्वाहा है। राज करें अमले और प्यादे, प्यादे से लेकर और अमले तक नौकरशाही का अमला, नौकर यानी सिविल नौकरशाही आदि, बड़ा अमला, पुलिस नौकरशाही आदि, बड़ा अमला, तो नीचे प्यादे से लेकर और बड़े अमले तक राज करने वाले हैं। वो राज करने वाले यहाँ राजा को चला रहे हैं। अंधेर नगरी की राज सत्ता क्या काल्पनिक है या भारतेंदु के समय कि भारत का यथार्थ है, ये सवाल उठता है। तो ये राजसत्ता बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। भारतेंदु के समय के भारत का यही यथार्थ था, जो व्यंग के माध्यम से, राजनीति पर व्यंग के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। ये उनका यथार्थ रूप भले ही बदल गया है, लेकिन किसी न किसी रूप में आज भी आम जनता पिसती है और बड़े लोग, जो कोतवाल जैसे लोग, उस पेचीदा व्यवस्था से अपने आप को साफ निकाल ले जाते हैं। ये व्यवस्था आज भी। मैं अगली स्लाइड में इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और नौकरशाही किस तरह राजा को चलाती है या उसका चरित्र कैसा है, इस पर भी मैं विस्तृत विचार करूंगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे अगली वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।